वेलकम टू आवर चैनल एंड अनअकैडमी टीचिंग एंड। आज हम आर्टिकल राइटिंग पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल राइटिंग जो है एक लॉन्ग कंपोजिशन है, 5 मार्क्स की होती है। ये 8th 9th 10th 11th 12th तो क्लासेस में ये कवर की जाती है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो 8th से लेकर 12th तक के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आर्टिकल क्या होते हैं, ये जो पार्ट होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको माइंड में रखते हैं तो आप बहुत सारे आर्टिकल्स के टाइटल्स को कवर कर जाएंगे, जो एक अच्छा सा एक्सप्रेशन लाने के लिए आप कोटेशंस भी डाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल एंड अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। आज हम आर्टिकल राइटिंग पर डिस्कस करेंगे। और आप जानते ही हैं कि आपके राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल राइटिंग जो है एक लॉन्ग कंपोजिशन है, 5 मार्क्स की होती है। ये इसकी जो वर्ड लिमिट है, क्योंकि लॉन्ग कंपोजिशन है तो 150 to 200 वर्ड होती है। तो इस लिहाज से 5 मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल राइटिंग। और मैंने देखा है कि 8th क्लास 8th 9th 10th 11th 12th क्लासेस में ये कवर की जाती है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो 8th से लेकर 12th तक के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप ज़रूर देखें और इसको और समझिए कि आर्टिकल राइटिंग को हमने इम्प्रेसिवली विद गुड एक्सप्रेशंस कैसे इसको हमने लिखना है। तो जो आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल क्या होते हैं? आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में बहुत से आर्टिकल्स आते हैं। उन आर्टिकल्स में क्या रहता है? सोशल इश्यूज होते हैं, उनके बारे में जो राइटर होता है वो अपने व्यूज शेयर करता है। तो जो बेसिकली आर्टिकल होता है उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। जब हम पेपर में आर्टिकल देने जाएंगे, लिखने जाएंगे, तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ही आर्टिकल में सबसे फायदे की बात, ये समझ लीजिए जो हमारे लिए फेवरेबल बात है वो ये है कि आर्टिकल जो है उसमें आर्टिकल को जो टाइटल है वो क्वेश्चन में ही दिया होता है। 101% वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है। तो वो जो क्वेश्चन में टाइटल दिया हुआ है उसे ही हमने लिखना है, टाइटल को या हेडिंग को, जो भी आप इसको कह लीजिए। फिर इसके बाद आपने बाय किसके द्वारा लिखा जा रहा है ये भी क्वेश्चन में दिया होता है। यू आर प्रशांत, यू आर प्रांजल, यू आर रश्मि, यू आर सुनीता, यू आर कविता, तो उसका नाम है ना। तो एक आप टाइटल लिखेंगे, उसी के जस्ट नीचे आप किसने वो टाइटल कौन लिख रहा है एज पर द क्वेश्चन। लिख तो वैसे आप रहे हैं बट नॉट योर नेम, आपने वो नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उसके बाद फिर आपका आर्टिकल शुरू हो जाता है। इसमें कुछ भी आपने डेट और कुछ ऐसा नहीं लिखना है, आपने सीधा टाइटल और नेम लिखकर अपने आर्टिकल को स्टार्ट कर देना है। तो क्या होता है बॉडी ऑफ द आर्टिकल, अगर हम बात करें बॉडी ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल को किस तरह से अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में आप क्या कवर करते हैं? मैंने ये जो हेडिंग दी है ये हेडिंग आपने आर्टिकल में नहीं लिखनी। आर्टिकल तो आपके पैराग्राफ में बनेंगे, आपको मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं? 3 पैराग्राफ्स में आपको अपनी बात कंप्लीट कर देनी है, अपना आर्टिकल फिनिश कर देना है। तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले क्या देते हैं? रेलिवेंट फैक्ट्स देते हैं, डेटा देते हैं, स्टैटिस्टिक्स है अगर कोई, अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स है तो वो आप उसमें बताते हैं। फिर है थीम, थीम देते हैं, यानी उसमें क्या दिखाएंगे? इफेक्ट। जो आपका टाइटल है उससे जुड़ा हुआ आप क्या इफेक्ट देते हैं, क्या थीम आप उसकी झलक आप इसकी इंट्रोडक्शन में दे देते हैं। फिर सेकंड आता है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक।
टॉपिक का डेवलपमेंट कैसे करेंगे आप उसमें बताएंगे कॉजेज या रीजंस उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर उसके कोई कॉजेज है, कोई इशू है, उसके कॉजेज, उसके रीजंस। आप मेरिट्स बताएंगे, डीमेरिट्स बताएंगे, ठीक। और पॉजिटिव है कोई उसकी बात तो पॉजिटिव बात सामने लाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव कोई बात है तो वो भी सामने लाएंगे। मतलब उसके हर एस्पेक्ट को, ऑल द एस्पेक्ट्स, उस इशू के हर एस्पेक्ट को आप यहां पे डिस्कस करेंगे, कहां पे, डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये जो पार्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। फिर आता है समिंग अप। समिंग अप में क्या करेंगे आप, कमेंट करेंगे, अपनी ओपिनियन देंगे, सजेशंस देंगे, ठीक है ना। जो भी आपने जो टॉपिक के बारे में जब आपने थॉरोली डिस्कस कर लिया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स बता दिए आपने, उसके कॉजेज रीजंस बता दिए, मेरिट्स डीमेरिट्स आपने डिस्कस कर ली, तो उसके बाद आप उसमें अपने कमेंट, आप जो सोचते हैं उस टॉपिक में वो आप देंगे, उस अपनी ओपिनियंस शेयर करेंगे, अपनी सजेशंस देंगे। सजेशंस में आप इंप्रूवमेंट भी बता सकते हैं कि भाई कोई जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर समिंग अप के बाद क्या होता है, लास्ट में एंडिंग। हम ऐसे ही एब्रप्ट नहीं कर देते, एंडिंग में आप क्या करेंगे, वार्निंग देंगे। अगर कोई थ्रेट है, कोई ऐसा इशू है जो कि ऐसा सोशल इशू है जिसे कि अगर एड्रेस नहीं किया गया तो फ्यूचर में हमें नुकसान हो जाएगा, तो आप वार्निंग इशू करेंगे। और क्या करेंगे, अपील करेंगे और पॉजिटिव बात लिखेंगे उसमें। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ हम एंडिंग कर देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको माइंड में रखते हैं तो आप बहुत सारे आर्टिकल्स के टाइटल्स को कवर कर जाएंगे। डिफरेंट टाइटल वाले आर्टिकल को आप बना सकते हैं। आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, जो आपका टाइटल है उससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स देने हैं, आपके पास कोई डेटा है। अच्छा, इसमें आप कोटेशंस भी डाल सकते हैं। कोई नॉमिनेट पर्सन है, कोई नॉमिनेट राइटर है या कोई पोएट है, उसकी पोयम के कुछ सपोर्टिव पार्ट को आप इसमें लिख सकते हैं। दैट मेक्स अ ग्रेट एक्सप्रेशन। तो एक अच्छा सा एक्सप्रेशन लाने के लिए आप कोटेशंस भी डाल सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हम उससे रिलेटेड जितने भी डेटा हमारे पास हैं, कॉजेज हैं, उसके रीजंस हैं, उस पर्टिकुलर इशू के, उसकी मेरिट्स हैं, उसकी जो अच्छी बातें हैं या उसमें कुछ डीमेरिट्स हैं, उसमें कुछ लूप होल्स हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, नेगेटिव को करते हैं। लगभग सारे एस्पेक्ट्स को छूने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा होता है और इंपॉर्टेंट होता है। और ये वाला पार्ट, उसके बाद जो समिंग अप करते हैं उसमें हम अपने कमेंट्स देते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं कि हम इस इशू को, हम इसके बारे में, जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उसके क्या व्यूज हैं, उस पर कमेंट करेंगे, उसमें सजेशन देंगे। अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो उसको भी बताएंगे। फिर जब हम एंडिंग करते हैं तो उसमें हम वार्न करते हैं कि अगर आपने इसको जल्दी ही इस इशू पे काम नहीं किया तो नुकसान हो सकता है या कोई भविष्य में कोई किसी तरह की हमें परेशानी आ सकती है। फिर हम करते हैं अपील। अपील में हम क्या करेंगे, जनरल पब्लिक से अपील करेंगे कि हम सबको जो है इस पर मिलकर सोचना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। इस तरह के जो इसमें जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर पॉजिटिव पॉइंट पे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा या हम इस मुश्किल से निजात पा लेंगे, इस मुश्किल को दूर करने में हम एफिशिएंट हो पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर एक, कहते हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिकल है, उसको हमें इस तरह से करना होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल को हमें कैसे लिखना होता है, क्या तरीका है, वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि आर्टिकल लिखना एक बहुत ही सिंपल हो जाता है, जो कि हमारे को बड़ा मुश्किल होता है
कई बार स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते भी हैं कि सर हमें आइडियाज तो आते हैं बट हम उसको 150 और 200 वर्ड्स में डेवलप नहीं कर पाते। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे उसको डेवलप करेंगे और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन के साथ डेवलप करेंगे। तो हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स देखें, जो हमारा एग्जाम्पल है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। टीनेजर्स आर फुल ऑफ एनर्जी एंड आइडियाज। टीनेजर्स कौन होते हैं? जिनकी एज टीन्स में होती है, अर्थात 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये टीनेजर्स होते हैं जिनकी एज इन ईयर्स के बीच में होती है, उन्हें टीनेजर्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। जो किशोर आयु के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको टीनेजर्स कहा जाता है। तो ये उन्हीं पर है। तो आर्टिकल में कहता है टीनेजर्स आर फुल ऑफ एनर्जी एंड आइडियाज, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये इतने वर्ड्स में होता है। ऑन हाउ टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द टीनेजर्स। देखिए यही टाइटल है। अगर मैं इसे अंडरलाइन करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में आपको एक ये जो कॉमास हैं इससे पता लग जाएगा। अगर आप वैसे ना पता लगा पाए तो आप कॉमास में पता लगा सकते हैं कि ये टाइटल है, हाउ टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द टीनेजर्स। यही टाइटल है हमारे आर्टिकल का। और यू आर तरुण तान्या, ये आप हैं तरुण या तान्या, वो आपने डिसाइड कर लेना है। जो उसका जो फॉर्मेट है उसमें हम यही नाम लिखेंगे। तो जो फॉर्मेट है उसको अगर मैं यहां लिखूं तो ये पूरा ऐसी तरह से लिख दिया जाएगा, हाउ टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द टीनेजर्स। ठीक, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, बाय तान्या। बस यहां से अब हम अपना जो हमारा अगर मार्जिन है यहां पे, तो यहीं से हम अपना आर्टिकल शुरू कर देंगे। तो कोई इसमें हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, फॉर्मेट कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम इसको समझ ना पाए, इसको हम कर ना पाए। तो बहुत इजी है। आपने हेडिंग टाइटल आपको दिया हुआ है और जो उसको लिखने वाला है तरुण या तान्या, वो हम यहां लिख देंगे। तो अब जो बॉडी ऑफ द आर्टिकल है, आर्टिकल को कैसे लिखेंगे, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, मैं अक्सर आपको बता चुका हूं, लेटर राइटिंग में भी बता चुका हूं। जो तरीका ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मैंने आपको बताया था, तो वही पॉइंट्स जो हैं। अब हमें क्या है, लिखने से पहले हमें एब्रप्टली लिखना नहीं शुरू करना है। हमें लिखने से पहले थोड़ा समय देना है, अपने दिमाग पर ये जोर डालना है कि टीनेजर्स की एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो हमने इंट्रोडक्शन लिखी थी। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखा था कि हमने इंट्रोड्यूस करना है, हर एस्पेक्ट को हमने बताना है टीनेजर्स के। तो सबसे पहला तो टीनेजर्स कैसा होता है, टीनेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि हु इज टीनेजर। तो टीनेजर जो होता है वो कैसा होता है, हम सब टीनेज से गुजरे हैं, आप टीनेजर हैं तो आप तो बहुत अच्छे से अपने बारे में बता सकते हैं कि हम कैसे नेचर के हैं। सबसे पहला होता है कि क्यूरियस होता है, हर बात उसे जाननी होती है। क्यों जाननी होती है? क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें ना तो आप बड़े हैं ना ही आप बच्चे हैं। बहुत सारे कामों के लिए आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर से बोल देते हैं कि ये काम नहीं करना है, अभी आप छोटे हो इस काम के लिए। और कुछ कामों के लिए आपसे बोल देते हैं ये काम नहीं करना है, आप बड़े हो चुके हो, कैसे छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। कभी तो आपको कह देते हैं कि कैसे छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, कभी आपसे कह देते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। तो बड़ा कंफ्यूज सा रहता है। तो क्यूरियस होता है, उसे हर चीज को क्वेश्चन करने की आदत होती है। तो क्यूरियस होने के बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन करने की आदत होती है। ऑब्जेक्टिंग वर्ड ठीक नहीं रहेगा, हम यहां लिख देते हैं कॉन्ट्राडिक्टिंग विद एल्डर्स के साथ कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाते हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस, गलत क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं।
है ना, और इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये जो एज होती है ना इमोशंस की होती है, बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ इमोशन होता है। तो वो इमोशनल जो उनका इमोशनल है वो बेसिकली क्या है, उनका एक मेंटल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट उनके अंदर बहुत अनरेस्ट पैदा कर देता है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट की अगर हम बात करें तो वो जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत अनरेस्ट पैदा कर देता है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। हमारी एज बढ़ रही है लेकिन हमारा मन उस हिसाब से मैच्योरिटी की तरफ नहीं जा रहा है, तो बहुत बीच में कहते हैं कि कश्ती जो है डामाडोल होती रहती है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अगर हम इस पार्ट को देखें तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या था, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है उसमें क्या करते हैं हम, डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था हम पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे। तो डिप्रेशन हो जाता है, उन्हें डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो आ जाती है कई बार, तो सोशल इफेक्ट दिखाई देते हैं इसके। ये तो हमने सारे नेगेटिव बता दिए। अब कहेंगे जी सारे नेगेटिव ही हैं, नहीं पॉजिटिव भी है। बंडल ऑफ एनर्जी अभी हमने बात ही की है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं ये, है ना, स्पोर्ट्स में, सोशल वर्क में, सोशल वर्क, कम्युनिटी सर्विस, लिखते जाइए जो आपके दिमाग में आता जा रहा है आप उसे लिखते जाइए। और क्या करते हैं, और ठीक, अब हम करेंगे समिंग अप। समिंग अप में क्या लिखेंगे, चैनलाइज द एनर्जी, ठीक, रीडिंग बुक्स, ठीक, और हम और क्या सजेशन दे सकते हैं, स्पोर्ट्स कैंप किए जाएं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कराई जाएं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, एंडिंग कर देंगे। एंडिंग में आपको पता ही है हमें क्या लिखना है, ये लिखना है कि सोशल अनस्टेबिलिटी कर देंगे। अगर ये एड्रेस नहीं किए जाएंगे तो सोशल अनस्टेबिलिटी, है ना, और एस्ट्रे हो सकते हैं, भटक सकते हैं, ठीक। तो बस उसके बाद हमें पॉजिटिव नोट पे बात खत्म कर देनी है, कि इसलिए हमें इनको पॉजिटिव एटीट्यूड देना चाहिए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी के आधार पर, जो हमने ये बनाए हैं पॉइंट्स, इसी के आधार पे अपनी बात को, अपने आर्टिकल को लिखना शुरू करते हैं। अब हम अपने आर्टिकल को लिखना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमने वो क्वेश्चन मिटा दिया है और अब हम ऊपर से शुरू करेंगे ताकि हमारे पास जगह हो और हम उसको डेवलप कर सकें। तो शुरू करते हैं। पहली ही लाइन हम क्या लिखेंगे, टीनेजर्स से शुरू करेंगे। Teenagers are always curious to know what is unknown। एक्सप्लोर करना चाहता है, जो न्यू हॉराइजन्स को जाना चाहता है, उसके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। सोशल मीडिया से उसने बहुत आधी अधूरी अधकचरा ज्ञान उसने गैदर कर लिया है, अब वो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। वो हर तरह का चीज को जानना चाहता है, व्हाट इज अननोन, एंड टू सी व्हाट इज अनसीन। वो हर वो चीज देखना चाहता है जो कि उसने आज तक नहीं देखी है। तो वो क्यूरियस होता है, बाई नेचर क्यूरियस होता है। ही शी वांट्स
to explore the new horizons. है ना? उसके लिए वो क्या करता है? टीनेजर्स often ask questions and try to get the answers no matter the source is valid or इलिजिबल। उससे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका सोर्स जो है वैलिड है, सही है, गलत है, वो उससे अपनी इक्वेशंस को, आंसर को लेने के लिए ट्राई करता रहता है। तो ये कई बार जो है पॉजिटिव भी होता है और कई बार उसके लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर उसके क्वेश्चन के उसे गलत आंसर मिल गए तो वो उसको बिलीव कर लेगा और गलत रास्ते पर चला जाएगा। They even ask the wrong questions from their old elders. ठीक, तो हमारे ये पॉइंट कवर हो गए। क्यूरियस क्वेश्चन, कॉन्ट्राडिक्टरी एल्डर्स, रॉन्ग क्वेश्चन। दे आर इन फैक्ट बंडल ऑफ एनर्जी एंड मोस्ट इमोशनल ह्यूमन बींग्स। सबसे ज्यादा इमोशनल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो। इतने इमोशनल होते हैं कि एक ही पल में मतलब वो रो सकते हैं और अगले पल वो हंस सकते हैं, हंसते हंसते रो सकते हैं, रोते रोते हंस सकते हैं। ये जो कमाल है टीनेजर्स ही कर सकते हैं। तो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस्ड होते हैं, इमोशनल सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं और इसी वजह से वो जो होते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती हैं। तो ये हम इसको बाद में कवर कर लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? चैनलाइजिंग द एनर्जी। हमें सिर्फ 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। हमारा एक पैराग्राफ ये हो गया। सेकंड पैराग्राफ क्या हो गया? चैनलाइजिंग। हमें क्या करना है? चैनलाइजिंग देयर एनर्जी इज मस्ट एज वी नो दैट एनर्जी कैन ईदर बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। एनर्जी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक जो एटम है, जो हम क्या करते हैं, एटॉमिक फिशन जो है, उस प्रोसेस से या तो आप एटम बम बना लीजिए या एटॉमिक रिएक्टर बना लीजिए। एटॉमिक रिएक्टर जो है वो उसका कंस्ट्रक्टिव यूज है और एटम बम आप जानती हैं कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पावर ऑन द अर्थ है इस समय। तो इधर भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो टीनेजर्स भी ऐसे होते हैं, अगर इनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया और वो अगर गलत दिशा में मुड़ गई तो वो क्राइम की राह भी पकड़ सकते हैं, वो ऑफेंसिव नेचर के हो सकते हैं। और हम सब जानते हैं, अब देखिए ये एक लाइन बहुत अच्छी मुझे लग रहा है कि मुझे लिख देनी चाहिए। क्या लाइन हो सकती है? दी अनस्टेबल, द अनरेस्ट in youth can create the unstable society. यूथ में जो अनरेस्ट है वो एक अनस्टेबल सोसाइटी को क्रिएट कर सकता है। तो ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स चल रहे हैं। तो अब इसमें क्या है? There
एनर्जी कैन बी channelized by involving them in several activities like sports, social work, कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक, तो हम इनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। तो इफ नॉट एड्रेस प्रॉपरली, the teenagers may fall victim of depression and may even develop suicidal टेंडेंसीज। ये हमने नेगेटिव, पॉजिटिव पहले लिख देंगे, नेगेटिव बाद में लिख देंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या पहले लिखें। तो मैंने डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी को अब ले लिया। सोशल इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, द अनरेस्ट इन यूथ कैन क्रिएट द अनस्टेबल सोसाइटी। बंडल ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, कम्युनिटी सर्विस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपने कमेंट्स देंगे। तो कमेंट्स तो खैर चल ही रहे हैं, हमारी सजेशंस भी चल ही रही हैं। तो हम चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? several productive activities like sports camp and reading books can help them। कैसे कर सकती है उन्हें, कैसे उनको कर सकती है? जो स्पोर्ट्स कैंप्स होते हैं, कैन हेल्प देम इन डेवलपिंग सोशल कैंप्स कैन हेल्प देम इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट। भाई वहां जो स्पोर्ट्स होंगे टीम में ही होंगे, टीम स्पिरिट। सेकंड क्या कर सकते हैं? डिसिप्लिन, क्योंकि आपको जो स्पोर्ट्स होता है, हर स्पोर्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो एक जब आप रूल्स फॉलो करते हैं तो एक नेचुरल डिसिप्लिन आपके अंदर डेवलप होता है। और फिर तीसरा क्या हो सकता है? टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशनल, एंड हटा दो, ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप। कभी आप कैप्टन भी बनते हो, कभी किसी की कैप्टनसी के अंडर काम भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वे में काम करते हैं, एक संगठन के रूप में काम करते हैं। लीडरशिप स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये किससे आती हैं? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से आती हैं। स्पोर्ट्स में आप ज़्यादा अगर टीनेजर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो ये बहुत बेस्ट एक वे है, एक तरीका है उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने का। सेकंड हो सकता है रीडिंग बुक्स। ये हम अपनी सजेशंस दे रहे हैं। रीडिंग बुक्स कैन डेवलप रीडिंग बुक्स कैन मोटिवेट देम, है ना, मोटिवेट कर सकती हैं। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, मोटिवेट देम एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज को समझने में बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप नॉवेल्स पढ़िए, आप अलग अलग स्टोरीज बुक्स पढ़िए, तो
आप हिस्टोरिकल बुक्स पढ़िए तो उसमें आपको ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से हम जो है एक बीइंग ह्यूमन हम कैसे डेवलप करते हैं। आप कोई नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें जो उस नॉवल का जो हीरो होता है, नायक होता है, वो कैसे होता है, वो पहले कमज़ोर होता है, फिर वो एक्सपीरियंसेस लेता है लाइफ के, फिर वो डेवलप करता है अपने आप को, तो वो उसको उससे मोटिवेट हो सकते हैं। और एज ए ह्यूमन, एक ह्यूमन के रूप में हमारे अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, हमें उन वैल्यूज को रखना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे वो बुक्स के माध्यम से साइकोलॉजिकली समझ सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने लेक्चर से या कहकर उन्हें समझाने की कोशिश करें। तो अगर हम इन एक्टिविटीज में अपने टीनेजर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। हाउ टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द टीनेजर्स, ये इससे हमें भटकना नहीं है, हमें इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। बस अब हम इसको थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिख देंगे, सोशल अनस्टेबिलिटी एस्ट्रे हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, जनरेशन गैप generation may cause the unrest in them and even can make them astray, and even can make them astray in the absence of communication। अगर हम इनसे बच्चों से बात ही करना बंद कर दें, कम्युनिकेशन गैप कर दें, तो ये एस्ट्रे भटक सकते हैं। ये टीनेजर्स बहुत आसानी से भटक सकते हैं अगर हम जनरेशन गैप अगर रखते हैं उनके साथ, और उनके लेवल पर आकर हम बात को नहीं समझते हैं, उन्हें सुनना नहीं चाहते, उन्हें समझाना नहीं चाहते, तो ये बहुत आसानी से भटक जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक आवर सोसाइटी stable and prosperous, we should make, है ना, we should make our, अब हम इसको हटा भी दें तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर जगह बनाकर आपके लिए इसे कंप्लीट कर देता हूँ। make our teenagers a good citizen only by channelizing their energy। बस खत्म बात। आई थिंक 150 to 200 वर्ड्स के बीच में हम पहुंच चुके हैं। बस इतना ही हमें लिखना होता है, 3 पैराग्राफ्स में अपने आर्टिकल को कंप्लीट करना होता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह से आर्टिकल को डेवलप करते हैं। आपको जो मैंने तरीका बताया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो यू आर गेटिंग अ गुड वन, वेल एक्सप्रेशन आप इसमें डाल पाएंगे और अपने आर्टिकल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगे। आप कोटेशंस डालिए, आपके पास कोई कोटेशंस है, दैट मस्ट बी इन इंग्लिश, हिंदी की कोटेशंस नहीं चलेंगी, तो आप इसको उसमें यूज कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को इस तरह से पहले एब्रप्टली लिखना शुरू ना करके इस तरह से अपने आर्टिकल को आप यदि पॉइंट में डेवलप करेंगे और उस पॉइंट्स को आप एलेबोरेट करेंगे तो आई थिंक कि बहुत आसानी से आप 150 और 200 वर्ड्स की लिमिट को छू लेंगे और अपने एक अच्छे आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसको यूज करके पूरे मार्क्स लेकर आएँ। इसी वेल विशेष के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। इसी आशा के साथ थैंक यू।